नमस्कार। आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। जब अंग्रेज इस देश पर राज कर रहे थे तब उनके ही द्वारा बनाए हुए कानून चलते थे, लेकिन जब अंग्रेजों ने इस देश को छोड़ने का निर्णय लिया, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंग्लैंड की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अब लगभग रास्ता साफ हो गया था कि अब वो भारत को स्वतंत्र कर देंगे। उसके बाद इंग्लैंड में चुनाव होते हैं, चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार बनती है। लेबर पार्टी की सरकार का मुखिया है वो क्लेमेंट एटली बनता है। क्लेमेंट एटली देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। नाम से स्पष्ट है, मजदूर दल। मजदूरों का ध्यान रखेंगे, भारतीय मजदूर थे। तो क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 1948 से पहले हम हिंदुस्तान छोड़ देंगे। उसके लिए एटली ने 1946 में 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। और कैबिनेट मिशन का उद्देश्य ये था कि इन्होंने आकर के भारत में कहा कि आप अपना संविधान बनाओ। हम इस देश में ज्यादा राज करने वाले हैं नहीं, अब इस देश को छोड़ने वाले हैं और आप अपने नियम कानून बना लीजिए। अब जब कैबिनेट योजना के बाद जुलाई के महीने में 1946 में इस संविधान सभा के चुनाव होने थे। उसमें भारत है वो वैसे था तो भारत, लेकिन दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तो था ब्रिटिश भारत, एक था रियासती भारत। ब्रिटिश भारत वो इलाका था जहां पर सीधे वो ब्रिटेन क्राउन के अधीन थे, जबकि रियासती भारत वो था जो देशी राजाओं के पास था। संविधान सभा में 10 लाख पर एक सदस्य, 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव होना था। उसमें भारत की जनसंख्या भी लगभग 40 करोड़ थी। आज तो 1 अरब 40 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं। 1 अरब 21 करोड़ 2011 में थी, लगभग 1 अरब 40 करोड़ पहुंचेंगे। उस समय भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, यानी तकरीबन इसमें 10 लाख का भाग देंगे तो लगभग 400 सीटें आती है। तो संविधान सभा में कुल मिलाकर के 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्यों के लिए चुनाव होने थे। वो भी जो ब्रिटेन भारत था, तो ब्रिटिश भारत था, उसके थे 296, और जो रियासती भारत था, यानी कि जो सीधे राजा महाराजा लाएंगे, वो सीटें थी 93। एक बात देख लेते हैं, 93 सदस्य तो देशी रियासतों से अपने आप आएंगे, देशी रियासतों से मनोनीत होंगे। लगभग यहाँ पर चुनाव नहीं के बराबर हुए थे, लेकिन 296 सीटों पर चुनाव हुए थे। उसमें से भी 292 सीटें थी वो तो सीधे सरकार के अधीन थी, लेकिन 4 सीटें थी वो वर्तमान का जो केंद्र शासित प्रदेश है। 4 केंद्र शासित प्रदेश उस समय भारत के अंदर 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, और 4 सीटें केंद्र शासित प्रदेश की थी और बाकी ये 292 राज्यों की थी। अब 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, इनके लिए ठीक है, A B C D, 1 2 3 4। A फॉर अजमेर, बी फॉर बलूचिस्तान जो आजकल पाकिस्तान में, तो उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था, मैं स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहा हूँ। सी फॉर कुर्ग
जो आजकल कर्नाटक में पड़ता है। दीप और दिल्ली देश की राजधानी। यहाँ से एक सदस्य संविधान सभा में कुल मिलाकर के सदस्य थे 389। संविधान सभा के चुनाव हो गए जुलाई में और उसके बाद संविधान सभा का गठन होना था। लेकिन उस समय चुनाव होने के बाद एक तो मुस्लिम लीग ML मुस्लिम लीग इस संविधान सभा में भाग लेना लगभग नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको पता था कि उनका जो एरिया है वो पाकिस्तान की मांग उन्होंने कर ली थी, उनको भारत के साथ रहना ही नहीं था। इस कारण इन सदस्यों ने भाग नहीं दिया और पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। 207 सदस्यों ने भाग लिया। इसमें से दो थी, एक तो देशी रियासतों ने भाग लिया। देशी रियासतों के जो राजा थे उन्होंने भाग नहीं दिया, वो थे 93। और दूसरे थे, मैंने आपको पहले बताया कि ML मुस्लिम लीग के जो 74 क्षेत्र थे, इन दोनों ने इसमें भाग नहीं दिया, क्योंकि देशी रियासतों का भी अभी तक कोई फिक्स नहीं था कि हम किसके साथ स्वतंत्र रहेंगे, पाकिस्तान के साथ मिलेंगे या हिंदुस्तान के साथ मिलेंगे। तो 207 सदस्यों ने पहली संविधान सभा की बैठक में भाग लिया और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। उसमें कुल मिलाकर सदस्य थे 207। उसमें उस बैठक में वयोवृद्ध नेता सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग थे। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्ष मनोनीत किया गया, न कि निर्वाचित किया, और ये इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 की बात आती है। 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। उस दूसरी बैठक में अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष बन गए। स्थायी अध्यक्ष बन गए, जो कि 26 जनवरी 1950 तक रहे और उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है। उसके बाद संविधान की लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक बैठकों का दौर जारी रहा। संविधान बनने में जो समय लगा है ना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 9 दिसंबर 1946 नहीं सॉरी 26 नवंबर 1949 9 दिसंबर 1949 को संविधान बनकर के पूर्ण रूप से तैयार हो गया। कुछ नियम थे जो देश को जरूरत थी कोशिश में लागू किए गए, लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं किया, क्योंकि हम 26 जनवरी एक त्योहार के रूप में मना रहे थे। ये हमने 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जब हमने तिरंगा फहराया था, उसके बाद हर साल हम स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, जबकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिल गई। अब एक दिन तो फिक्स हो गया, दूसरा दिन था गणतंत्र वाला, वो फिक्स होना था। इस वजह से हमने कहा कि चलिए 26 जनवरी के दिन को चिर स्मरणीय बनाए रखने के लिए हम 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करेंगे। तो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। अब संविधान लागू हो गया, देश के प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और देश के राष्ट्रपति उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब हम पढ़ेंगे ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है
उसकी क्या विशेषता है, भारतीय संविधान की विशेषता बढ़ेगी। पहली विशेषता है प्रस्तावना, यानी भारतीय संविधान के जो पहले भाग में सब लिखा हुआ है, संक्षिप्त में लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या है, ये सब लिखा हुआ है। तो इस देश के संविधान की एक प्रस्तावना है। दूसरी विशेषता है विश्व का सबसे लंबा व लिखित संविधान। विश्व का सबसे लंबा कैसे? इस संविधान में लगभग 395 अनुच्छेद और उस समय 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 है अनुसूचियां थी, 22 भाग थे। इतना विशाल संविधान जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने 158 देशों का संविधान पढ़ा और उसके बाद जो भी चीज अच्छी थी वो इस हिंदुस्तान के संविधान में लागू की। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान और इतना समकालीन उस समय विश्व में किसी का भी संविधान नहीं था। नेक्स्ट है विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा। विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा कहा जाता है भारतीय संविधान उधार लिया हुआ है, ये माना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने 158 देशों के संविधान को पढ़ा और प्रत्येक देश से जो अच्छी चीजें थी वो हमने ली, जैसे संघात्मक व्यवस्था कनाडा से थी, संसदीय शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली, मूल अधिकार अमेरिका से लिए, मूल कर्तव्य रूस से लिए, आपातकाल जर्मनी से लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ने विश्व के जो विभिन्न देशों के जो संविधान थे सब संविधानों से कुछ न कुछ तो लिया है, जो भी अच्छी बात थी वो हमारे संविधान में ली है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्षता। ये भारतीय संविधान की विशेषता है, पंथ निरपेक्षता। भारतीय संविधान में कहा गया कि भारत में अनेक पंथों के लोग, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, इसीलिए सरकार या राज्य सभी धर्मों का सम्मान आदर करेगा, किसी भी धर्म को पर्सनल धर्म घोषित नहीं करेगा। पांचवा है समाजवाद। ये समाजवादी शब्द भारतीय संविधान में इसलिए रखा गया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, सबको एक समान रखने के लिए समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया है। छठा है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य से तात्पर्य कि भारत की जो सरकार का जो प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति से के नाम से शासन चलेगा और वो राष्ट्रपति होगा, वो होगा निर्वाचित। राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, यानी देश की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा। तो ये तथा लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला टॉपिक अपना, अगली विशेषता अपनी मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में मूल अधिकार दिए गए और साथ में मूल कर्तव्य भी दिए गए। मूल अधिकार मूल संविधान में 7 दिए थे, ठीक है ना, 7 दिए थे, जबकि मूल कर्तव्य 10 दिए थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार है और 11 मूल कर्तव्य। जो 7वां जो मूल अधिकार था, संपत्ति का मूल अधिकार, 44वें
संविधान संशोधन 1978 में इसको समाप्त किया गया। 11 मूल कर्तव्य 91वां संविधान संशोधन 2002 में लागू किया गया, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को शिक्षा देना ये माता पिता का सीधा कर्तव्य होगा। मूल अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है और मूल कर्तव्य अपने रूस के, उधर भी देखे ना। अब एक बात देखते हैं तो अधिकार किससे लेंगे? अधिकार पावरफुल कंट्री से लेंगे और पावरफुल अमेरिका है। कर्तव्य किससे लेंगे? कर्तव्य हम उसका निभाएंगे जो अपना सबसे घनिष्ठ मित्र होगा, और घनिष्ठ मित्र है रूस। अगला है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए अपने नीति निर्देशक तत्व वे होते हैं जो कि सरकार को ये दिशा निर्देश देते हैं कि किस प्रकार से आपको काम करना है। अगला है संघात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान ने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। संघात्मक शासन व्यवस्था यानी भारत है वो राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ है। भारत है वो राज्यों का संघ है। केंद्र सरकार भी होगी और राज्यों की भी अपनी अपनी स्टेट सरकार भी होगी। अगला है संसदीय शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है और संसदीय शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक होती है नाम मात्र की और दूसरी होती है वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका का जो लीडर होता है वो होता है प्रधानमंत्री। वैसे देश का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति को कहा जाता है और देश का शासन अध्यक्ष प्रधानमंत्री को कहा जाता है। अगली है भारतीय संविधान की अगली विशेषता, जो 11 नंबर विशेषता है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। 11 नंबर विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। हम देखते हैं तो सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के 3 अंग हैं। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका के अंदर से ही कार्यपालिका बनती है, लेकिन न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है। इस वजह से न्यायपालिका इनके द्वारा बनाए हुए किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है। नेक्स्ट है 12 नंबर। 12 नंबर है कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर एवं लचीला संविधान। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होते हैं। एक तो होता है अति विशिष्ट, एक होता है विशिष्ट, एक होता है सामान्य। अब सामान्य कानून क्या है? जिसको बहुमत से पारित कर दिया, यानी कि आधे 100 में से 50 ने कह दिया कि काम होना चाहिए, तो वो संविधान, तो वो संशोधन हो जाएगा। विशिष्ट क्या होता है? 2/3 बहुमत से उस बिल को पास करना पड़ता है। अति विशिष्ट होता है 2/3 बहुमत तो चाहिए, उसके अलावा देश की जो आधे राज्यों की जो विधानसभा है, आधे राज्यों की विधानसभा का भी समर्थन चाहिए। अगर देखिए, एक तो सामान्य कानून है जिसको आप आराम से पास कर सकते हैं। एक विशिष्ट कानून जिसको 2/3 सदस्य यानी 100 में से सांसद
शासक लोग चाहिए, और एक होता है विशिष्ट कानून, अति विशिष्ट शासक तो चाहिए 100 में से। उसके अलावा देश के जितने राज्य विधानसभा है उनके आधे राज्यों की विधानसभा का बहुमत भी चाहिए। 13 नंबर जो संविधान की विशेषता है वो है इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता, भारत देश में एक प्रकार की नागरिकता है, एक प्रकार की नागरिकता मिलती है। हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक है, न कि हम राजस्थान के नागरिक है। हमारे देश में एक प्रकार की नागरिकता दी है, हम भारत के ही नागरिक होंगे। और अंतिम और 14 नंबर जो है वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी जिसकी उम्र 18 वर्ष है